MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे बिहार में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया है, जिसके बाद से बिहार में नई बहस छिड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता शौकत अली ने महागठबंधन में मुसलमानों की भागीदारी न होने पर तंज कसा है। वो पूछ रहे हैं कि क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएंगे। उन्होंने कहा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री और 18% वाला दरी बिछावन मंत्री भी नहीं। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तो चुप बैठ, वरना बीजेपी आ जाएगी। अब ये ट्वीट भी आपको दिखाती हूं, शौकत अली का वो ट्वीट दिखाइए जरा। उन्होंने ये ट्वीट किया है, ओवैसी के मंत्री हैं, ओवैसी के नेता हैं, ओवैसी की पार्टी के। और शौकत अली का ये कहना, यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एमआईएम मुसलमानों को ये कह रही है कि तुम सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहे हो, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा है बिहार की राजनीति में। अब इसी के उलट जरा इस बात को समझिए कि आरजेडी दावा करती है कि हमने तो 18 उम्मीदवार ऐसे उतारे हैं जो मुसलमान हैं। जरा वो लिस्ट भी दिखाइए स्क्रीन पर, क्योंकि अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग जनप्रतिनिधित्व करने की कोशिश की है। अब उसमें बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है, लेकिन इसी के साथ साथ आरजेडी का दावा है कि हमने तो 18 उतारे हैं। लेकिन आज चिराग पासवान मैदान में आ गए और चिराग पासवान ने यह कहा कि मुसलमान अगर खुद को इस्तेमाल होने देंगे तो उन्हें अपना सम्मान खुद ही खोजना होगा। जिन पार्टियों ने आपका इस्तेमाल किया है वो आपका प्रतिनिधित्व कभी नहीं देती हैं। अब चिराग पासवान का ये जो हमला आज आया, इससे बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब क्या बिहार की राजनीति में जो मुसलमान हैं और जो मुसलमान वोटर है, वो क्या एमवाई समीकरण यानी लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव, इनके साथ तो जुड़े रहे हैं, लेकिन इन्हें बिहार की राजनीति में मिला क्या है? सवाल चिराग पासवान ये पूछ रहे हैं। अब मैं जरा अगर आपको फिगर्स बताऊं, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव और आरजेडी मुसलमानों के मसीहा होने की बात करते हैं, आरजेडी कहती है हमने 18 दिए, कांग्रेस कह रही है हमने 10 मुस्लिम उम्मीदवार दिए, सीपीआईएमएल 2 दे रही है, वीआईपी ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं उतारा है। और वीआईपी जो कि खुद जिस तरह से वीआईपी पार्टी है और मुकेश सहनी जो कि डिप्टी सीएम के लिए उनके नाम का ऐलान हो गया है, उन पर भी हमला कर रहे हैं, उन पर भी हमला कर रही है एमआईएम और कह रही है कि देखिए इनकी जातीय प्रतिनिधित्व कितना है, लेकिन ये सीधे डिप्टी सीएम है। तो जब मुसलमानों का 17% भागीदारी बिहार की जनता में है तो इनका नाम क्यों नहीं आता? अब सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीति में ऐसी पार्टियों ने हद कर दी है जो हमेशा से मुसलमान, अल्पसंख्यक, जाति देखकर ही अपनी राजनीति करती आई हैं, उनकी वजह से ये सवाल खड़े होते आए हैं। और अब उसका दूसरा प्रभाव ये है कि सवाल पूछा जाएगा कि क्या मुसलमान इस देश में सिर्फ दरी ही बिछा रहे हैं? क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है? क्या वो इस देश में अलग अलग, अगर मैं कहूं देश की राजनीति, राज्यों की राजनीति, क्या उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं रहा है? हमारे कितने सांसद हैं जो मुसलमान हैं, कितने ऐसे हैं जो कि मुख्यमंत्री बने, राष्ट्रपति तक बने, लेकिन फिर ये वाला दाव कहना कि सिर्फ दरी बिछाने के लिए है मुसलमान। आज मैं इस पर बात करने वाली हूं। एक रिपोर्ट आप जल्दी से देख लीजिए और सुनिए क्या कह रहे हैं चिराग पासवान और क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और उसके बाद महाभारत। सरकार नीतीश कुमार का बनेगा। हम लोग मुसलमान है, मुसलमान जो 20% है उसको दिया 19 गो सीट, मुसलमान जो इनकी 40 गो सीट नहीं आएगा पूरा बिहार में आरजेडी का। पीछे से बात है किसके साथ? नीतीश कुमार आज तक कभी सुने कि मुसलमान के बारे में कुछ उल्टा बयान दिया है नीतीश कुमार? अभी तक कोई ऐलान किया कि कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा या कोई मंत्री बनेगा? दरी बिछाने के लिए है। कांग्रेस हुआ या ये तेजस्वी यादव जो है उस सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं, बीजेपी सामने से वार करते हैं।
बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी पर सियासत गर्मा गई है। चिराग पासवान ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर आरजेडी पर हमला बोला है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर लिखा है, 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। राजद 2005 में भी मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी। आज 2025 में भी न मुस्लिम मुख्यमंत्री देने को तैयार, न उप मुख्यमंत्री। चिराग पासवान ने मुसलमानों को नसीहत दी है कि अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी। मुसलमानों की बात करेंगे, जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं, उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। इनकी कथनी करनी में फर्क है। मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है और जितनी जल्दी मुसलमान ये बात समझ जाए। बिहार में सिर्फ चिराग ही आरजेडी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगा रहे। एमआईएम नेता शौकत अली ने भी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। शौकत अली ने आरजेडी में मुसलमानों की अनदेखी पर तंज कसा। सवाल ये है हमारा इंडिया गठबंधन से कि हिंदुस्तान में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करता है। बिहार में 2.6% जिस समाज की आबादी है उसको तो आपने डिप्टी सीएम का चेहरा बना दिया और जो वहां 18% है उसको क्या मिला? वो दरी बिछाने का मंत्रालय उसके पास रहेगा क्या? चिराग पासवान और शौकत अली के आरोपों पर आरजेडी घिर चुकी है। महागठबंधन की तरफ से मुसलमानों के लिए किसी खास योजना या पद का ऐलान नहीं किया गया है। आरजेडी जो कि एमवाई समीकरण पर हमेशा से वोट पाती रही है, अब सवालों में कि इस चुनाव में उसने मुसलमानों के लिए क्या किया। मुसलमान को जो ये समझते हैं कि दरी बिछाने वाला कौम है, वो कौम नहीं है मुसलमान। जो लोग समझ रहे हैं कि दरी बिछाने वाला कौम है और उनको जो समुचित हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, तो मुसलमान जो है बहुत हद तक जो है भीख मांगने वाला भी कौम नहीं है। राजद ये क्लेम करता रहा है कि वो मुस्लिम यादव की पार्टी है। परसेंटेज वोट जो है वो तेजस्वी यादव से ज़्यादा वोट मुस्लिम समाज का है, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया है कि इसको भारतीय जनता पार्टी से डराकर वोट ले लेंगे, टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं। कोई अहमियत वहाँ मुस्लिम समाज की नहीं है। बिहार चुनाव में अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। आरजेडी ने एक पोस्टर जारी कर तेजस्वी को बिहार का नायक बताने की कोशिश की, तो वहीं इस पोस्टर पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने लालू को बिहार का खलनायक बताते हुए पूछा कि खलनायक का बेटा नायक कैसे हो सकता है। जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है। बिहार की जनता के पास उदाहरण है। तेजस्वी यादव से पूरा बिहार का नौजवान जानना चाहता है कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति बनने का राज बताओ। बिहार में चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार को बदलने की बात कह रहे हैं, तो वहीं एनडीए उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिहार में मुस्लिम वोटर्स सियासत का केंद्र बन गए हैं? एमआईएम के क्या दरी बिछाने वाले बयान से आरजेडी को नुकसान होगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बिहार में जननायक वर्सेस खलनायक वाली सियासत का फायदा किसे मिलेगा? महाभारत में आज इसी पर बहस। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आप उन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। चेतन, अगर मुझे ऑडियो आ जाएगा तो मेरे लिए बेहतर होगा। कुंतल कृष्णा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। श्याम कुमार जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। कुमार सौरभ जी जन स्वराज के प्रवक्ता हैं। वरुण पुरोहित जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप आज मुसलमान वोटर का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मुसलमान वोटर जो कि सिर्फ दरी बिछावन के लिए है, तो आज उसका प्रतिनिधित्व इस पैनल पर आप ही कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल तो उन्होंने उठा। मैं तो चाहता हूँ कि देश का भी प्रतिनिधित्व करूं, लेकिन आपने खांचे के अंदर ढाल दिया। मैंने नहीं, ओवैसी साहब ने डाला भाई। मैं तो डाल ही नहीं रही आपको। ओवैसी साहब के ओवैसी साहब डाल रहे हैं आपको। उनके ओवैसी साहब एक लौते मुसलमानों के लीडर हिंदुस्तान में नहीं है, और ना उनको कृपया करके आप पूरे मुसलमान कौम का लीडर बनाइए। नहीं, ये तो अच्छी बात है।
आप ये कह रहे हैं सेकुलर पार्टी में बहुत से अच्छे मुस्लिम लीडर भी हैं, ठीक है, सेकुलर लीडर भी हैं। हाँ। देश सेकुलर मुल्क है, लोगों को सेकुलर लीडर की जरूरत है, हाँ। ना कि एक फ्रेम के अंदर आपको जो है मुसलमानों को डाल देते हैं। क्या मुसलमान इस देश के अंदर मुख्यमंत्री नहीं रहे? अब्दुल गफूर साहब बिहार के रहे? एग्जैक्टली। किसने बनाया उनको? किसने बनाया? अब्दुल रहमान अंतोले नहीं रहे? नहीं, किसने बनाया उनको? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी? और एक बात बताइए, और जम्मू कश्मीर में तो मुसलमान के अलावा कोई मुख्यमंत्री ही नहीं बना। नहीं, ये भी तो है। नहीं, ये भी तो है। ये भी तो है, इसको भी तो बोलिए। तो फिर पंजाब में फिर मैं वही तो बोल रही, हाँ तो ठीक, वही तो मैं कह रही हूँ। तो ऐसा ये कहना कि भाई ये तो सिर्फ दरी बिछाने के लिए, उनके नेता ने ये बात कही है, मैं इससे कोई सहमत नहीं हूँ, मैं उससे कोई सहमत नहीं हूँ। दिमागों पर से भी तो दरी हटना चाहिए, लेकिन पड़ा हो, दरी पड़ी हो आंखों पर, तो क्या करा जाएगा? ये भी तो देखना आज तो बिहार में खलनायक वर्सेस जननायक वाली भी डिबेट थी, मैं उस पर भी आगे आऊंगी। लेकिन डिबेट जो एक छेड़ दी गई है, और मुन्ना जी अगर मैं आपके पास आ जाऊं, क्योंकि चिराग पासवान जी ने इसे आज और एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने सीधे मुसलमानों से ये अपील कर दी है कि भाई मुसलमान अपना सम्मान देखें, उन्हें ये पता होना चाहिए कि बिहार में कौन उनका सम्मान करता है, क्योंकि ये पार्टियां सिर्फ आपको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। उन पर पलटवार भी कर दिया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन मैं पहले आप चाह रही हूं कि आपसे पूछूं कि चिराग पासवान जो बात कहते हैं, उन्होंने कितने मुसलमानों को टिकट दिए हैं? सुचरिता जी, एक टिकट हमने दिया है बहादुरगंज से, वो प्रत्याशी मेरी पार्टी से बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण कि इस चुनाव में प्रदेश में चुनाव प्रबंधन का कार्य जो कार्य चलता है, उसके लिए कार्यवाहक अध्यक्ष का पद हमने दिया है अभी अशरफ अंसारी जी को। ये 10 दिन पहले दिया गया पद है। तो संगठन में इससे बड़ा पद कोई प्रदेश में होता नहीं है। तो कल भी हमारे नेता, हमारी पार्टी सबकी बात करती थी, आज भी हम उसी विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, जिन अब्दुल बारी सिद्दीकी जी की आपने बाइट सुनवाने का काम किया, वो उनके पिताजी के मित्र रहे हैं। और जब 17 महीने के लिए भी उप मुख्यमंत्री बनने की बारी आई थी, तब भी वो उनको उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। उन्हीं का नवादा में गोविंदपुर सीट से जीते हुए मोहम्मद कामरान जी वहां के एमएलए हैं, उनकी भी टिकट काट करके अपने रिश्तेदार को टिकट दिया जो यादव समाज से आते हैं। तो ऐसे मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझ करके उनको लाचार करके रखना, कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण को तो ये अपने एक वर्ग के लिए भंजाते हैं ना। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि वाई को भी ये धोखा दे रहे हैं, बल्कि ये अपने रिश्तेदारों के लिए टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। पहले मैं एक बार श्याम कुमार जी के पास जाऊंगी, क्योंकि श्याम कुमार जी को नारा लगाने का काम करते हैं। और जब जातीय गिनती हुई, उसमें जब इतनी हिस्सेदारी इनकी आ गई, तो इनको ये महत्वपूर्ण पद देना चाहिए था। जीते हुए मुस्लिम कैंडिडेट को विधायक की टिकट उनको नहीं काटनी चाहिए थी। और फिर आप वाई की बात करते हैं कि पूरे देश में, पर वो कहते हैं हमने तो 18 दिए हैं, इन्होंने तो दिए भी नहीं। वैसे तो मुझे आज तक, और इतने समय से मैं पत्रकारिता कर रही हूं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती है कि सारी पार्टियों की तरफ से एक ऐसा प्रयास क्यों नहीं होता है कि हम अच्छे उम्मीदवारों को टिकट देंगे। हम मुसलमानों को, हम यादवों को, हम कुर्मियों को, हम ये देखकर कब टिकट देना बंद करेंगे? ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं होता है प्रयास, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। जिस ये अपने एमएलए का टिकट काटा है, वो निहायत ही नेक व्यक्ति, कोई भी आपराधिक चरित्र नहीं। लेकिन जिनको टिकट दिया गया है, उनके आप निकाल के देख लीजिए हलफनामे को, आपको समझ में आ जाएगा कि किनका टिकट काटा गया और किनका दिया गया। मुसलमान अगर पवित्र हो तो उसकी भी पूजा नहीं ये लोग करते हैं। ऐसे चरित्र वाले लोग, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं आपराधिक चरित्र में सजा याफ्ता हो, ये लोग अगर बिहार में सुशासन देने की बात करते हैं, ये बिहार में व्यवस्था की बात करते हैं और हम लोगों पे सवाल उठाते हैं, सवाल के घेरे में वो खुद है। श्याम जी से पूछ तो लूं मैं पहले एक बार। श्याम जी, इन्होंने कहा कि 2005 में चिराग पासवान जी ने कहा कि मेरे पिताजी ने तो मुसलमान मुख्यमंत्री की बात तब कही थी, तब आरजेडी नहीं मानी। 2005 से 25 तक वही हालत है। तो वो आज सीधे मुसलमान वोटर से कह रहे हैं अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ो, आपको तो सिर्फ चारा बनाया हुआ है इन्होंने, चारा। देखिए, एक चिराग पासवान जी का एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है जो उन्होंने बीजेपी को जो ये ढकने का काम किया है, इससे कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है। बात 2005 की आपने की है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ।
29 विधायक उनके पास थे, मुस्लिम रैली भी पटना में किया था, लेकिन क्यों नहीं मुख्यमंत्री का एक कैंडिडेट और चेहरा घोषित किया? तो क्योंकि इनका जो है, चूंकि कुर्सी सत्ता के तक सीमित रहना है, कोई वैचारिकी तो है नहीं। आपने देखिए 2020 में इसी एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार जी का जो है सियासी कद कम करने का काम किया, और आज क्या हुआ, भाजपा मतलब कि जेडीयू के बराबर आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सिर्फ एक राजनीतिक कसरत है, और ये आनन फानन में, जबकि अब हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और भाजपा के मतलब कि एक पार्ट होने के नाते, उसका हिस्सा होने के नाते भाई वो ये कह रहे हैं आपने मुकेश सहनी को बना दिया, कितना वोटर रिप्रेजेंटेशन मुकेश सहनी कर रहे हैं। मैं एक बार जरा अनंत जी से पूछ लेती हूँ। अनंत जी, बिहार में राजनीति में जाति कब जाएगी मुझे नहीं पता है। जाति तो नहीं जाएगी, लेकिन जाति चाहते भी नहीं है राजनीतिक दल की जाए। तो ये जो अब आप देख रहे हैं, उनका सीधा कहना, एमआईएम का सीधा कहना ये है कि मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के काम में लगा रखा है। इनको बार बार ये एक तरह से जो हम कहते हैं अंग्रेजी में बेट देना, उनको सिर्फ ये बताते रहते हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ हम है। आरजेडी सिर्फ ये कहती है कि तुम्हारे लिए हम है। बीजेपी का डर दिखाती है, बीजेपी का डर दिखाती है, और यही कहकर अभी तक वोट पाया है लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। ये बात बिल्कुल सही है और आपने 100% की बात कही है। सारे जो राजनीतिक दल हैं वो मुसलमान वोटरों को, अभी हमारे मित्र एक अच्छी बात कह रहे थे कि अब्दुल रहमान अंतुले को और अब्दुल गफूर को किसने मुख्यमंत्री बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पर कांग्रेस ने कितने समय तक बनाया, इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। 80 साल आजादी के होने जा रहे हैं, 80 साल में 2 मुख्यमंत्री के नाम आप गिना पाए, तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। और सही आपने उन पर प्रति प्रश्न किया कि कश्मीर में कोई हिंदू आज तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो पाया। अगर सेकुलरिज्म और सब कुछ बात अगर इसी प्रकार से हो तो ये प्रश्न उठेंगे। लेकिन बिहार से जाति बिल्कुल नहीं जाएगी, जाति तो बिहार के खून में है। और मुझे लगता है कि बिहार से जाति न जाने देने के पीछे ये राजनीतिक दलों की मंशा है। आप देखिए, प्रशांत किशोर ने एक लगातार नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, अब वो नैरेटिव से बाहर ही प्रतीत हो रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर वो नैरेटिव में आ जाए। लेकिन जो M-Y समीकरण का नारा बिहार ने पिछले 30-35 वर्षों से देखा है, उसमें M कहाँ है, इस पर भी विचार करना चाहिए। अभी किसी सज्जन ने जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात की थी। लोहिया जी का ये नारा, जब जाति जनगणना कराने वाली पार्टियां इस नारे को बहुत जोर शोर से उछालती हैं, लेकिन जब असली समय आता है तो वो पीछे हट जाती हैं और वो दिखाई दे जाती है हकीकत। इसी प्रकार से महिला आरक्षण पर भी इन दलों का, पहले तो खूब महिला बात करेंगे, लेकिन जब महिला आरक्षण के लिए संसद में बिल पेश होगा तो उसको फाड़कर संसद के पटल पर उछाल दिया जाएगा। ये इन्हीं राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा हमने संसद में ये सब होते हुए देखा है। तो इसलिए कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ये लोग यही करते हैं कि किस प्रकार से विजिबिलिटी देखी जाए। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से हर दलों को ये लगने लगा है कि हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करो, लेकिन वो मुस्लिम वोटरों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अब कहीं कोई अभी सरकार का कोई हिसाब किताब नहीं है, सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी ताबड़तोड़ उप मुख्यमंत्री घोषित किए जा रहे हैं। हो सकता है किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का झुंझुना भी पकड़ा दिया जाए। मैं जानबूझ के झुंझुना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि इस संप्रदाय के साथ झुंझुना ही पकड़ाता गया है। कुमार सौरभ जी भी हैं स्क्रीन पर, मैं वो जनसुराज के प्रवक्ता हैं, कुंतल कृष्णा जी भी हैं। कुंतल जी, आपसे पूछूं, क्योंकि यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के बारे में ये पूछ रहे थे अभी कि भाई इन्होंने तो एक ऐसी राजनीति की बात कही थी जिसमें जो जाति के ऊपर हो। अब मैं उस पर आऊं कुमार सौरभ जी, उससे पहले कुंतल जी, क्या ये है कि मुसलमान को ये डर दिखा रही है आरजेडी कि बीजेपी आ जाएगी इसीलिए हमें वोट दो? ये जो बात एमआईएम कह रही है वो भले ही अपने फायदे के लिए कह रही है, लेकिन क्या उसमें सच्चाई है? तो चर्चा जी, कांग्रेस और राजद ने तो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह ही देखा। भाई सच्चर कमेटी तो हम लेके आए नहीं ना। सच्चर कमेटी कब बनी थी? और राजद आज तक क्या करते आई, आप बताएं। MY का नारा भी राजद ने दे दिया, पर किया क्या? मान लीजिए कि एक टोकन की तरह इस बार पहली सीट, पहला नॉमिनेशन एक मुसलमान को दिया, तो किसे दे दिया? शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को। सिद्दीकी साहब और बाकी सियासी लोग तो बेचारे लालू प्रसाद यादव के लिए कुर्सियां ही लगाते रह गए। ये तो सच्चाई है, इसमें कहां कोई शक है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो कहा जाएगा कि साहब आप तो अपनी सियासी रोटी बुना रहे हैं।
भाई हम जब विकास करते हैं तो हम तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते ना। अगर आज के दिन में बिहार में जो अस्पताल हैं जिनको हम आयुष्मान केंद्र कहते हैं, वहां पे महीने में 39 से बढ़कर के 11,000 मरीज आ रहे हैं, तो उस मरीज में हिंदू और मुसलमान हम सेग्रीगेट तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर आज बिहार के हर गांव में बिजली और सड़क है तो उसमें तो हम सेग्रीगेशन नहीं करते हैं। हम तो जब विकास कर रहे हैं तो हमारा विकास तो सबके लिए है। पर जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं उनसे तो यह सवाल जायज है ना कि साहब तुम हो कहां, सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ डर दिखाना है। आज मैं आपको एक बात और कह रहा हूं सुचेता जी, जो मुसलमान विकास की बात सोचते हैं और जो मुसलमान मुल्क को सबसे ऊपर रखते हैं, देश को सबसे ऊपर रखते हैं, वो मुसलमान भी हमें वोट देता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। बहुत से मुसलमान हैं, खासा फीसदी के मुसलमान है जो हमें वोट देते कुंदन हैं। जी, और आपको ये लगता है बाकी सारी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है। मैं आप चाहूंगी कि आप इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें, लेकिन एक बार जवाद साहब को भी लीजिए। मैं कुमार सौरभ जी के पास जा रही हूँ। कुमार सौरभ जी, एक बात बताइए, आपके नेता जब राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं तो वो बार बार कहते रहे कि भाई जाति नहीं, धर्म नहीं, हमें अलग तरह की राजनीति करनी है, लेकिन फिर वो बयान तो इसी तरह के देते हैं। वो जाते हैं, टीका लगा रहे हैं, कई जगह टोपी पहन रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुझे 40% हिंदू दे दें वोट और 20% मुसलमान दे दें वोट। वो तो अपने काम पर मांगे, फिर वो क्यों जाति धर्म में बंटकर वोट मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा सुचारिता जी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई बयान उनका बिल्कुल है नहीं बयान। जब उनसे ये पूछा गया कि कुमार सौरभ जी, उनका बयान है। आपको वोट कौन देगा, आपको मैं बता रहा हूं। नहीं, उनका ये बयान है। आपने कहा ऐसा बयान नहीं है, मैं आपको बता दूं उनका बयान है। और उन्होंने ये उनका बयान बड़े अच्छे से सुना है और समझा है। जी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। जब उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि भाई इतना प्रतिशत वोट इनका है, इतना प्रतिशत वोट इनका है, दोनों गठबंधनों का, आपको कौन वोट दे रहा है, तो उन्होंने उस संदर्भ में समझाया। मैं आ रहा हूं, देखिए मेरे नेता और सूत्रधार ने बार बार प्रशांत जी ने कहा है कि जाति फैक्टर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, या धर्म फैक्टर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जाति और धर्म एकमात्र फैक्टर है, ये सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाई देखिए आज बिहार का जो विमर्श है और उसमें जो आज की चर्चा है उसमें मैं लाना चाह रहा हूं कि देखिए कभी भी बिहार ने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि 2 चरण का मतदान खत्म, नामांकन खत्म होने को आए और सामने वाला अपना लिस्ट न जारी करे। दूसरा, एक जो 30 वर्षों से एस्टैब्लिश्ड समीकरण जिसकी बात हम करते आए हैं 3 दशक से, हम चाहें न चाहें हम करते ही आए हैं, माई समीकरण, बाप समीकरण, व्हाटएवर। तो ये माई समीकरण में क्या था, मुस्लिम 18%, 14% यादव। और हम श्योर हैं कि ये लालू यादव जी से विमर्श नहीं किया गया होगा, वरना आज ये 32% कैसे 16.6% हो गया, 14 यादव और 2.6% मल्लाह, इसलिए कि वो अपने आप को अति पिछड़ा का बेटा नहीं, सन ऑफ मल्लाह बोलते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये अमित शाह जी का डर है। पहली बार यहां सांसद विधायक की छोड़िए, कैंडिडेट्स की चोरी हो रही है और शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री स्वयं अपना फोटो रिलीज कर रहे हैं उनकी चोरी करते हुए। और ये जो 4 तारीख को जेल जाने का भय है, उसके कारण आज 18% वाले को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है, 2.6% वाले को बनाकर 18% वाले को कहा गया है भाई तुम दरी बिछाओ। तीसरी और सबसे प्रमुख बात जो आज के विमर्श का केंद्र। कुमार सौरभ जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी ये मानती है कि मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम करा रही है आरजेडी? भाई देखो, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी तो भाई शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन आज के दिन में बाकी की जो पार्टियां, खासकर आरजेडी जैसी जो पार्टियां हैं, इसने तो साबित कर दिया ना, जो 30 साल से 18% का वोट लेकर जो पिछली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने थे, उसको कहा कि तुम दरी बिछाओ, उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 2.6 वाले को। हाँ, इनको आपत्ति है। एक मिनट, हाँ, बोलिए जवाब साहब, बोलिए। देखिए 30 सेकंड, जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज का विमर्श है उस पर आते हैं कि भाई 2004 में आपको याद होगा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव कैसे हुआ। बिहार में मध्यावधि चुनाव तब हुआ जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक ने कहा कि हम मुसलमान सीएम बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, उस पर एक प्रकार से उनकी पार्टी टूट गई और सब कुछ हो गया। 2005 में फिर से चुनाव हुआ।
आज उनके सुपुत्र ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सीट कितना दिया है भाई? अरे आप ना 3 में ना 13 में। तो अच्छा, ठीक है से देखिएगा और जो है बिहार नहीं, आप मतलब आप ये मान रहे हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ, आप उसे क्लियरली बोल सकते हैं ना कि हाँ ये दरी बिछा रहे थे, ये दरी बिछा रहे हैं, आप ये बोलिए। मुझे आपत्ति इन शब्दों, हाँ बोलिए बोलिए, जवाब साहब बोलेंगे, जवाब साहब बोलिए। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ बोलिए। मुझे आपत्ति इन शब्दों पे है कि मुसलमानों को खास तौर पे दरी बिछाने के नाम पर जो है वो लिया जा रहा है कि मुसलमान दरी बिछाता। अरे अब हम दरी बिछाने वाले नहीं है, वक्त आने पर नीचे से दरी खींच लेने वाले लोगों में से हम हैं। अच्छा, आप चाहते नहीं है तो किसकी दरी खींच रहे हैं आप? जो ये इस किसे गिराएंगे? अंदर लोगों में है जो बड़े खैर ख्वाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। कुमार सौरभ जी को ऑडियो चाहिए। और देश में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, अच्छे पदों पर रहे हैं, सेकुलर पार्टीज में बैठाला है। क्या हामिद अंसारी साहब को नहीं बैठाला गया? क्या सलमान खुर्शीद साहब को अच्छी? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। साहब को जो है मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया राजस्थान साहब का मैंने नाम लिया, अब्दुल रहमान अंतोले का नाम लिया, तमाम जगह पे हुआ। लेकिन अब समस्या क्या कर दी गई है, जब से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मुसलमानों के रिप्रेजेंटेशन को दीवार से लगा दिया गया। एक सेकुलर पार्टीज को भी दीवार से लगाने। अच्छा, तो आपका आरोप नहीं, सुनिए मेरी बात, एक मिनट कुमार सौरभ जी, आपका सीधा आरोप बीजेपी पर है कि ये अगर रिप्रेजेंटेशन कम हुआ है तो ये बीजेपी की वजह से हुआ है। वहां पर एमआईएम ठीकरा जो फोड़ रही है वो ठीकरा फोड़ रही है आरजेडी पर। अब मेरा सवाल कुंतल जी, वो कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन तो खत्म बीजेपी ने कर दिया क्योंकि ये मुसलमानों की भागीदारी चाहती नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? रिप्रेजेंटेशन खत्म होने के या जो डर की पॉलिटिक्स है वो मुझे कहने में गुरेज नहीं कि सेकुलर पार्टीज के अंदर आया है, वो इस बिहाफ पे आया है कि भारतीय जनता पार्टी का डर भी बहुत से लोगों में बैठ गया है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर के तमाम जगह पर चीजें हुई और विपक्षी दल के नेताओं के साथ हुई, इसीलिए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन खड़ा कर दिया गया। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल क्या मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? नहीं, क्या बोल रहे हैं? जांच एजेंसियों का दुरुपयोग सभी भी सेकुलर पार्टी के खिलाफ हो रहा है। अब आप देखिए जब बिहार के अंदर अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, कुंतल जी का जवाब ले लीजिए। कुंतल जी हाँ 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन होता है। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट या उनके हाथों में थी तो मुस्लिम लीडरशिप आई, लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, अब खुल करके भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, अब 10 सेकंड आपके हो गए। कुंतल जी बोलिए, कुंतल जी बोलिए। सैयद साहब, हाँ कुंतल जी बोलिए। बात सुने आप, अगर आपका ताल्लुक बिहार से है तो बिहार में किसी मुसलमान को फोन करके पूछें और मुझे एक मुसलमान परिवार बता दे जो ये कहे कि शाम के बाद उन्हें घर से निकलने से डर लगता है। एक मुसलमान परिवार आप मुझे बता दे। बिहार में पटना से लेकर के किशनगंज तक आप चले जाएं, आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपकी पार्टी नहीं देती है। मुझे नहीं पता आप कितने शीर्ष नेतृत्व के लोगों से टच में होंगे, लेकिन हम यहाँ पर बैठ करके जहाँ आपकी स्ट्रेटेजी बनती है उनसे कई लोगों से ताल्लुक है, वो खुल करके कहते हैं कि हम इसलिए नहीं देखते। एक शाहनवाज हुसैन साहब, मुख्तार अब्बास नकवी साहब, नजमा हिजबुल्लाह जी थी, तमाम लोगों को आपने पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया अच्छे पदों पर। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ जरा एक बार कुमार सौरभ जी को ले, वरुण जी को लाइए स्क्रीन पर, वरुण जी को लाइए। वरुण जी तो बोले ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं जरा बाकी लोगों से बात करूंगी। रुकिए एक सेकंड रुकिए। आनंद जी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो स्क्रीन पर लड़ाई चल रही है। पूछिए कि राहुल जी कब जाएंगे। नहीं, वरुण जी से तो मैं पूछूंगी। अच्छा ये पूछना चाह रहे हैं आप मेरे वाया मी क्यों जा रहे हैं? आप तो सीधे पूछ सकते हैं। वरुण जी स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, कब जाएंगे भाई राहुल गांधी बिहार, कब प्रचार करेंगे ये? क्योंकि आज एक और लड़ाई हुई है, मैं उस पर आऊंगी। लेकिन वरुण जी ये रिप्रेजेंटेशन, मुझे ऐसा नहीं लगता है देश में बड़े बड़े पदों पर मुसलमान रहे हैं, और मैं फिर कहती हूं कि ये राजनीति का ऐसा रंग है जो हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांट कर देखता है और वो फायदा पहुंचाता है। लेकिन बिहार के अंदर भी ये रिप्रेजेंटेशन कितनी कांग्रेस ने दी है, कितनी आरजेडी ने दी है, ये बताने के लिए मजबूर हो रहे हैं आप लोग कि हमने मुसलमानों को इतनी सीटें दी हैं। सुचारिता जी मजबूर नहीं हो रहे हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, अच्छे आदमी को टिकट क्यों नहीं देते हैं। हाँ। और जैसे भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद दागी हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, तो ये लोग सारी पार्टियों की आपने बात की कि राजनीतिक दल, अनंत विजय जी ने भी कहा कि जाति को जिंदा रखना चाहते हैं चुनाव।
अगर विकास की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम बात ही क्यों करेंगे? विकास योजनाएं सभी के लिए बनती हैं, सभी लागू होते हैं। और जो आप बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, बरकतुल्ला जी को, अंतुले साहब को, सबको, उस वो दौर ही अलग था। ये जो दौर आया 10-15 सालों का, इसमें जाति धर्म इसकी बातें करने लगे वोटों के लिए। क्यों? क्योंकि आप जनता के काम नहीं करते हो, जनता के बीच में नहीं रहते हो। और जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी को देखो चाहे कितना ही मजाक उड़ाए भारतीय जनता पार्टी, उनके समर्थक लोग, लेकिन राहुल गांधी ने हमेशा इक्वलिटी की बात, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की है। और जब जब मुसलमानों को आरक्षण की बात करते हैं, बीजेपी हल्ला मचाने लग जाती है। तो आप अभी जैसे महिला पार्टी ने टिकट दी, महिला आरक्षण की तो बात करते हैं, जबकि राजीव गांधी जी जो थे उन्होंने जब इस चीज को महसूस किया तो स्थानीय निकायों, पंचायत राज में आरक्षण लागू किया महिलाओं के लिए। अगर सही में सारी पार्टियां इंटरेस्टेड है तो महिलाओं को टिकट देती है, आरक्षण लागू करती है। ऐसे मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है, अगर आप उनको 5%, 2% देते हो लोकसभा राज्यसभा में, जैसे और SC, ST, OBC को दिया, तो इस प्रकार से इनको भी लाया जा सकता है आगे, अगर इच्छा शक्ति हो तो। कांग्रेस पार्टी को अगर इच्छा शक्ति हो तो कांग्रेस पार्टी को फिर एलिगेट करना हर बात में। तो भारतीय जनता पार्टी तो एक भी MLA MP टिकट देना ही नहीं चाहती मुसलमानों को। तो इसको मुसलमान हिंदू न करके जो आप बात उठा रहे हो वो एक रिफॉर्मेटिव बात है, भारत की पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबल करने की बात है। उसको इनको सब पार्टियों को सोचना चाहिए और उस हिसाब से आगे काम करना चाहिए। अच्छा, वो सोचना चाहिए, आगे बात करनी चाहिए। आज बिहार की राजनीति में कुंतल जी बोलना चाह रहे हैं कुछ। कुंतल जी, मैं एक बार बताऊं बिहार की राजनीति में आज कौन सा वाला दाव आया है। बिहार की राजनीति में आज जननायक वर्सेस खलनायक वाला भी दाव आया है, क्योंकि बीजेपी आज जब पोस्टर लगा है तेजस्वी यादव का तो उन्हें नायक कहा गया, और आरजेडी का कहना है जननायक तो बिहार के लालू यादव है और नायक है तेजस्वी यादव जो आगे ले जाएंगे। उधर दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि लालू यादव तो सबसे बड़े खलनायक है बिहार के लिए। उन्होंने जितना खराब बिहार के लिए किया, जातिवाद में बिहार को धकेल दिया, उन्होंने जिस तरह का जंगल राज बिहार के लिए ला दिया, सबसे बड़े खलनायक ही लालू यादव है। अब मैं इस पर सबसे पहले रिएक्शन कुमार सौरभ जी आपका लेती हूं, क्योंकि ये जो डिबेट है ये सीधी सीधी अभी लालू यादव और लालू यादव के जंगल राज पर है। आपको लग रहा है बिहार का इस वक्त मौजूदा जननायक कौन है? प्रशांत किशोर जी का नाम मत लीजिएगा, मैं अभी जो राजनीति हुई है उसकी बात कर रही हूं कि अभी तक जो बिहार की राजनीति है उसमें जननायक कौन है बिहार का? क्या तेजस्वी यादव नायक है बिहार के लिए या हो सकते हैं? देखिए सुचरिता जी, मैं जन स्वराज ने कभी भी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स पे बिलीव नहीं किया है। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। यहां तक कि हमारे नेता ने कहा कि अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए चुनने में किसी कैंडिडेट को और वो गलत है तो उसको आप वोट मत करिए। हम किस बात पर हाईलाइट कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार आना चाहिए, बिहार से पलायन रुकना चाहिए, बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधरनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सुधरनी चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं कह रहे हम जनता पे छोड़ रहे हैं। लेकिन अब आपका मूल जो प्रश्न है, देखिए सुचारिता जी, एक तरफ नागनाथ है, दूसरी तरफ सापनाथ है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए 15 वर्ष किसी को रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है कि बिहार ने क्या दंश झेला है जंगल राज का। जब शाम 6 बजे के बाद लोग चलते नहीं थे, जो है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की महिलाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था, जो किडनैपिंग गैंग था उसका रैंसम सीएम हाउस में आता था। चलिए यहां तक तो सबको पता है, हम लोग ये शब्द से परिचित हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि 1990 में, मैं उसके पहले जा भी नहीं रहा, 1990 में देश के प्रति व्यक्ति औसत आय, बिहार का प्रति व्यक्ति औसत आय 30% था। 2005 में देश के प्रति व्यक्ति आय का, बिहार का प्रति व्यक्ति आय 30% था। और आज 2025 में जब आपसे हम बात कर रहे हैं तब भी ये 30% ही है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, उसके कोई भी आंकड़े, कोई भी मानक आप उठा लीजिए तो देख लीजिए क्या स्थिति है। कल प्रधानमंत्री जी यहां आए और ये जननायक और खलनायक के डिबेट में हम क्यों पड़े? हम पूछेंगे कि प्रधानमंत्री जी कल आए, उन्होंने कहा 2 मोबाइल फैक्ट्री थी, अब 200 हो गई। मुझे बता दीजिए प्रधानमंत्री जी आदर सहित कितनी बिहार आई? 2014 में आईटी मिनिस्टर कहे कि बिहार को आईटी हब बनाएंगे। आज 11 वर्ष के बाद पहले गृह मंत्री ने कहा कि जमीन नहीं है और फिर अब कह रहे हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईटी हब बनाएंगे। मुझे बताइए कि 11 वर्षों में बिहार में कॉग्निजेंट, टीसीएस, गूगल, इस जैसी कितनी कंपनियां बिहार में आई? चीनी मिल, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मोतिहारी के इसी चीनी मिल से चीनी निकालकर चाय पिएंगे। आज बिहार में 29 चीनी मिल थी, 8 रह गई हैं, एक गोपालगंज, एक समस्तीपुर और जो है उनका जो कहना है चंपारण में कि
भाई मुझे ये मैं आपका आरोप जरा एक सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि जंगल राज वाला खलनायक वाला जो एक टैग है वो तो लालू यादव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बीजेपी ने भी कोई नायक वाला काम नहीं किया, यही आप कहना चाह रहे हैं। कुंतल जी वो सीधे ये कह रहे हैं कि आपका भी टैग जो है कोई नायक वाला नहीं हो सकता। सुचेता जी, मैं 2-3 पॉइंट्स दूंगा छोटे छोटे से। पहली बात, मेरे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि हम लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं। नहीं भाई, हम उन्हें बहुत सीरियसली इस बात को लेते हैं कि वो इस देश के सबसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। हम इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। बिहार आए, धप्पा मारना, हम लोग के यहाँ कहावत है, धप्पा मारा और उसके बाद फिर मलेशिया चले गए। हम बहुत सीरियसली इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी देश का सबसे नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। दूसरी बात सुचरिता जी, आज मैंने भी वो पोस्टर देखा है, मैं पटना में बैठा हुआ हूँ। पॉलिटिशियन लालू प्रसाद यादव जो नाली से जो है गैस बना करके चाय बनाने की सलाह देते हैं, जब वो बादल आ जाते हैं तो हवाई जहाज जो है उसको रडार पकड़ नहीं पाता है, उसको सीरियस पॉलिटिशियन कहते हैं। नालायक सीरियस पॉलिटिशियन उसको पूछ रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, तो बार बार मुस्कुरा देते हैं जी, बार बार कहते हैं 56 इंची सीना है हमारा। जब ट्रम्प जो है आकर के कहता है कि हमने करवाया, तो उसको आप सीरियस पॉलिटिशियन और नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के अंदर तुलते हैं। की बात कर रहे हैं। अरे कुछ तो नैतिकता। अरे अब आप ट्रम्प को कहां से ले आए डिबेट में? सुनिए, हमें पता है देश के अंदर जो सीरियस पॉलिटिशियन, अरे ठीक है कुंतल जी, घर के अंदर पहुंचा दिया है और बिहार को कहां पे पहुंचा दिया है आकर के, वो तो सारी दुनिया देख रही है। बिहार कहां पे कितना लूटेगा आकर के। और ये बिहारी वर्सेस गुजरात श्याम कुमार जी, अरे भाई जवाब से एक मिनट, अरे जिन पर आरोप लग रहा है उन्हें तो बोलने दीजिए। आरजेडी को पता नहीं है, श्याम कुमार जी को लीजिए। चरिता जी, इन साहब को पता नहीं है। चरिता जी, जब हम सरकार में आए थे ना 2005 में, बिहार में एक भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं थी, एक भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं। बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री थी तो वो थी अपहरण और अपराध की इंडस्ट्री। और आज जब हम बात कर रहे हैं ना सैयद साहब, 3 लाख कितने केसेस हुए, गोलियां चल जाती। अच्छा एक सेकंड मैं चाह रही हूँ श्याम कुमार जी जवाब दे। जवाब साहब एक सेकंड रुकिए, ठीक है। अरे भाई जिनकी सरकार है वो तो जवाब नहीं दे रहे, आप उनसे ज्यादा उनके लिए बैटिंग कर रहे हैं। श्याम कुमार जी बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो आप तेजस्वी जी की पार्टी में चले गए क्या? आप आरजेडी में चले गए क्या? या जाने वाले हैं? या जाने वाले हैं आप? ये थोड़ी ना कि आरजेडी नहीं बोल रही तो हम खामोश बैठे रहेंगे। अरे हम क्यों खामोश बैठे? आप अटैक तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि आप अटैक ऐसे कर रहे हैं जैसे आप ही आरजेडी के प्रतिनिधि। नहीं, ठीक है श्याम कुमार जी, अरे भाई रुकिए ना भाई, श्याम कुमार जी बोलेंगे, ठीक है। अब हटाइए स्क्रीन से। नहीं, मुझे सिर्फ श्याम कुमार जी और अनंत जी चाहिए। नहीं, इस तरह से बीच में मत बोलिए बार बार। मैं श्याम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, ये आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं आ रहा हूँ। अरे आप बोलने दीजिएगा, बिना टर्न के मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जो जंगल राज की टर्न आ रही है आपकी इस बार बिहार में? सुन लीजिए, बिहार में टर्न आएगी। हाँ, टर्न आ रही है, हमारी सरकार बन रही है। सुन लीजिए सुचारिता जी, बोलिए। बिना टर्न के मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ, बोलिए। आप पहली बात, जो जंगल राज की बात कर रहे हैं ना भाजपा वाले, मैं इनको बताना चाहता, अस्पताल में गोलियां चल रही हैं। और अगर जिलेवार घटना की बात कीजिए, कितनी आपराधिक घटनाएं हर दिन हो रही है, ये क्या बात करते हैं? और खेमका साहब की हत्या हुई, उनके बेटे की हत्या हुई, पता चला कहां गए हत्यारे। और ये जंगल राज असली ये है जो इसकी बात करते हैं। 71,000 करोड़ का घोटाला हो गया, उसका कोई इन्हीं का कैग, दिल्ली में कैग ने रिपोर्ट निकाला है। तो आप जंगल राज की बात करते हैं। मैं एक बात आपको यहां जरूर बताना चाहता हूं कि 2020 में सबसे बड़ी पार्टी हम थे। 1990 से अब तक बिहार ने हिंदुस्तान के राजनीति में एक बड़ी लाइन खींची है। और आप अभी जो पूरा डिबेट कर रही थी उस पर अब एक दो बात सुन लीजिएगा। हमारा पॉलिटिकल फिलॉसफी सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म है और हमने हर लेवल पर भागीदारी हिस्सेदारी दी है। ये भाजपा के साथ ही सामाजिक न्याय की बात करते हैं। अरे आप बताइए कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जिसकी हम लोग बात करते थे। अरे भाई वो सवाल सीधा ये है कि जंगल राज वाला आरोप आप पर लगता है। वो कह रहे बिहार को समृद्धि तो किसी ने दी नहीं। वो आरोप जो वो लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी सिर्फ बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। तो आपसे ये पूछा जाएगा आपने क्या किया है, या सिर्फ उन्हीं से सवाल पूछते रहेंगे कि देखिए बीमारू राज्य, बिहार के लिए कोई फैक्ट्रियां नहीं है, बिहार के लिए कोई विकास नहीं है। आपकी सरकार रही, आपने क्या किया है? सुन लीजिए, सामाजिक न्याय पर आधारित गवर्नेंस दिया है। आज बिहार में जितने सभी तबकों के लीडर देख रहे हैं वो देन है लालू प्रसाद यादव की, जो सबको हिस्सेदारी। वो बोल रहे हैं आप मुसलमानों से दरी बिछा रहे हैं और आप बोल रहे हैं सामाजिक न्याय।
अब भाई डिबेट की शुरुआत इसी बात पर हुई। एमआईएम तो यही कह रही है वो मुसलमान प्रतिनिधित्व के लिए पहुंची है बिहार। वो कह रही है यहाँ पर मुसलमानों का असली प्रतिनिधित्व करने वाली कोई पार्टी ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ इस्तेमाल किया है। सुनिए तो, हाँ बोलिए। राज्यसभा में भेजा है, विधानमंडल में वहां सदस्य है, अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब है, शुरू से लेकर जमीन से लेकर ऊपर तक शीर्ष तक सारे नेता हैं, वो पार्टी का फैसला करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिहार में सामाजिक न्याय से लेकर धर्मनिरपेक्षता पर किसी ने काम किया है वो आरजेडी है। लालू प्रसाद यादव इस बात के लिए जाने जाते हैं कि कितने बड़े धर्मनिरपेक्षता के सामाजिक न्याय का हिंदुस्तान में। ठीक है, अनंत जी से पूछूंगी। अनंत जी, सामाजिक न्याय की मिसाल बिहार में अगर पेश की है तो लालू यादव और आरजेडी ने की है, ये कह रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता। मैं आपसे आपका इस पर एक टिप्पणी चाह रही हूँ। देखिए सुचरिता जी, दावा तो उनका यही होता है कि सामाजिक न्याय उनके ही समय में पनपा, और अभी ये आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो दावा भी कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की वजह से सारे नेता आए। लेकिन लालू जी किन की वजह से आए? अगर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन ना होता तो लालू जी कहाँ होते? अगर रघुनाथ जासोले लोगों के सीट के साथ समर्थन न करते तो लालू यादव जी क्या मुख्यमंत्री बन पाते? तो छोड़ दीजिए, इतिहास की गलियों में मत जाइए। लालू यादव जी ने सामाजिक न्याय करने के नाम पर एक जाति विशेष और एक संप्रदाय विशेष, जिनके बारे में अभी बात हो रही है कि दरी बिछाने का उनको जिम्मा सौंपा, उसके लिए कुछ करने का प्रयास अवश्य किया। प्रयास करते हुए दिखे, सामाजिक न्याय का नारा लगाया, और सामाजिक न्याय के अगर सचमुच किसी ने काम किया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को उसका श्रेय देना चाहिए कि मंडल कमीशन को कांग्रेस के डर से ही सही, सरकार गिरने के डर से ही सही, उन्होंने देश के सामने रख के इम्प्लीमेंट कर दिया। रुक जाइए सैयद साहब, आप बोल रहे थे तो मैं नहीं, जवाब साहब नहीं, मैं स्क्रीन पे नहीं लूंगी इस तरह से, मैं बिल्कुल बात नहीं, आप बीच में हमेशा ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको समय दूंगी तब बोलिए। हाँ बोलिए। पूरे मुल्क के मुसलमानों की नुमाइंदगी आप नहीं करते हैं, उन्हीं की तरह, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरह, इसलिए आप अपनी बात रखिएगा। कांग्रेस का हाँ, ये वही वाला रोग लग रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ओवैसी साहब को लगता है वो सारे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, इनको भी यही लग रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में जो सामाजिक न्याय की बयार बही, वो कर्पूरी ठाकुर को उसका श्रेय जाना चाहिए, और सिर्फ लालू यादव जी, जिस प्रकार से लालू यादव जी और उनके पार्टी के लोग जननायक बनने के फिराक में हैं, असली जननायक और सामाजिक न्याय के मसीहा तो कर्पूरी ठाकुर थे। कर्पूरी ठाकुर जी का नाम इन लोग सामाजिक न्याय के समय बिल्कुल नहीं लेते। क्या ईसीबी और ओबीसी का आरक्षण कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले से पहले लालू यादव जी ने दे दिया था क्या? तो मुझे लगता है कि लालू यादव जी का समाज में जो योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ अपराध को सांस्कृतिक रूप, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के रूप में लालू यादव जी याद किए जाएंगे, और उसका परिणाम वो अभी भी अपनी राजनीति में देख रहे हैं कि इस उम्र में भी बीमार रहते हुए भी अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और ये चक्कर भारतीय जनता पार्टी नहीं लगवा रही है उनसे। ये सारे मुकदमे कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। इसलिए अगर वो ये कहें कि विंडिकेटिव राजनीति हो रही है तो वो भी बिल्कुल गलत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लालू यादव के समय में जिस प्रकार से अपराध बढ़ा और जिस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई, हाँ, लालू यादव जी को चरवाहा स्कूल खोलने और उसको फिर अपने ही समय में बंद करा देने का श्रेय मैं बहुत शिद्दत के साथ देना चाहता हूं। लेकिन लालू यादव जी ने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आज तेजस्वी जी रोजगार की बहुत बात करते हैं, उस 15-20 साल के रोजगार का इंडेक्स जरा उठा के श्याम जी को देख लेना चाहिए कि कितने रोजगार दिए हुए थे। तेजस्वी जी ने पिछली बार वादा किया था कि मैं एक बार कुंतल जी से पूछ रही हूँ। अनंत जी, जो बात आप कह रहे हैं, कुंतल जी, आप लोग ये दावा कर सकते हैं कि बिहार के लिए आपने विकास कार्य किए हैं, या फिर सारा श्रेय नीतीश कुमार के कंधे पर ही रहेगा और नीतीश कुमार के जरिए ही आप तक पहुंचेगा? क्योंकि नीतीश कुमार की एक छवि बनी हुई है बिहार में वैसी, अब इस चुनाव में पता चलेगा उसका कितना असर है अभी तक। लेकिन आप लोगों पर तो सीधा आरोप है, ना आप मुसलमानों को वोट दे रहे, ना आपको मुसलमान वोट चाहिए, ना आप मुसलमानों को टिकट देते हैं, ना आप वो कह रहे हैं विकास का चेहरा भी ये दिखाते सिर्फ हैं, बोलते कुछ हैं, इंडस्ट्रीज को गुजरात भेजते हैं, बिहार में कुछ नहीं भेजते। सुचरिता जी, पिछले 11 सालों में 15 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का काम हुआ है बिहार में। विकास की योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई, विकास की बात हमसे वो करें जिन्होंने विकास जाना है। आप अभी बात कर रही थी कि सामाजिक न्याय के नाम पे जानते हैं लालू प्रसाद यादव ने काम क्या किया? माई और भूरा बाल साफ करने जैसे नारे उन्होंने ही दिए, और सिर्फ नारे नहीं दिए, चरितार्थ करवाया। 118 से ज्यादा जातीय वर्ग संघर्ष हुए थे, हजारों लोगों की जान गई थी। जहां मैं बैठा हूं ना, पटना, इसके आसपास मगध के इलाके में हजारों लोगों की जान गई थी। बिहार के हर कोने में जातीय संघर्ष होते थे। माई और भूरा बाल साफ करो,
भूरा बाल साफ करो का मतलब था कि 4 जातियों की एथनिक क्लिंजिंग का कॉल दे दिया था लालू यादव ने। क्या यही सामाजिक न्याय था? लालू प्रसाद यादव बिहार के खलनायक हैं, पूरा परिवार बिहार का खलनायक है, और उनके बेटा जो है तेजस्वी यादव वो एक नालायक है। 9वीं पास फेल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 9वीं पास आदमी और 9वीं फेल आदमी भी समझदार हो सकता है, बट ये व्यक्ति नालायक है। चौधरी कौन है भैया? अच्छा, फिर आप बैटिंग कर रहे हैं उनकी तरफ से, फिर आरजेडी के प्रवक्ता चुप हैं, आप बोल रहे हैं सम्राट चौधरी कौन है? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या घपला है, ये घपला क्या है? या तो मान लीजिए कि आप जा रहे हैं आरजेडी में, टिकट की कोशिश आप भी कर रहे थे, मिला नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जो नाराज हैं इस वक्त, टिकट नहीं मिला, लेकिन मुझे साहब ये लोग बड़े बेवफा हैं, बड़े बेवफा, इनके चक्कर में मत पड़िएगा। मुसलमानों से आज तक वोट ही लेते आए हैं, अभी तक कोई सवाल लेके आए हैं केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। गिरिराज सिंह बोलते हैं, बयानबाजी करते हैं मुसलमानों को लेकर कुछ नहीं, और तो और आपके नेता अपने अब देखिए मैं तो एक चीज अब शब्द कहते हैं, मैं एक चीज अपने दर्शकों से कहना चाह रही हूँ। देखिए, मैं आमतौर पर ऐसा बयान देती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पैनल पर एक ही मुसलमान और उनका एयर टाइम देख लीजिए और बाकी का ऑन एयर टाइम देख लीजिए। जवाद साहब, अब प्रतिनिधित्व की लड़ाई यहाँ देख लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे हमेशा ये लगता है कि जिसके पास जितना हुनर है वो हुनर ही चलना चाहिए, जाति धर्म नहीं चलनी चाहिए। आप बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास शब्द है, सिर्फ सीधी सी बात है। ये बहुत छोटा उदाहरण है। मैं एक बार सुनिए, मैं एक बार वरुण जी के अपना हक छीनना पड़ता है, तो छीन रहे हैं आप। किससे छीन रहे हैं? मुसलमान किससे छीन रहा है? मुसलमान किससे छीन रहा है? आप मान रहे हैं? नहीं, मुसलमान छीन रहे हैं। नहीं, तो आप किससे मांग रहे हैं? मैं दूसरी तरफ आप अपने तो नहीं मांगेंगे, मांगेंगे नहीं, छीनेंगे हम छीने तो किससे छीन रहे हैं? किससे छीन रहे हैं? हम तो राजनीति से छीन रहे हैं। नहीं, राजनीति से नहीं छीना जाता है, हक छीना जाता है, किसी और का हक मारकर अपना बनाया जाता है। हक मानना नहीं, हमें अपना हक लेना है। आपको अपना लेना है तो किससे? कौम के लोगों के लिए जो है वो हमें काम करना, उनकी अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करना, उनके रोजगार। कौन सी पार्टी, कोई पार्टी ऐसा कर रही है? कौन सी पार्टी कर रही है? कौन सी? नाम बताइए ना। मैं तमाम हिंदुस्तान के अंदर जो सेकुलरिज्म पे और इस देश के आयन पे यकीन रखते हैं, इस देश के संविधान पे यकीन रखते हैं, वो लोग मुझे लगता है कि काम कर रहे हैं और भी काम करने की जरूरत है। पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं भाई, और ज्यादा कुमार सौरभ जी को भी लीजिए, वरुण जी को लीजिए, और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और ज्यादा काम करने की। पार्टी नहीं ले रहे हैं आप नाम। कुमार सौरभ जी क्या कहना चाह रहे थे? कौन सी पार्टी मुसलमानों के लिए काम कर रही है आज के मौजूदा समय में? ये मत, अब आपकी पार्टी तो अभी आई नहीं है, खाता खुलेगा तो काम करना शुरू करिएगा, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई कर रही है पार्टी काम? आरजेडी ने मुसलमानों को चारा माना है कि या फिर प्रतिनिधित्व दिया? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और देखिए इसको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। अभी हमारे भाई कुंतल कृष्णा जी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया वो 2006 का सच्चर कमेटी का रिपोर्ट था, ठीक है। एक रिपोर्ट मेरे हाथ में भी है सुचारिता जी, ये रिपोर्ट इन्हीं का है। हाँ। ये अगर आप देखिए, ठीक है, इस पर बिहार के 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ठीक है। सौरभ भाई, आप ये लोग कटवा वाला अपना इमेज और आप अपना कटवा वाला काम इस चुनाव में बंद कर दें। अरे बोल लीजिए कुंतल जी, वो एक सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब दीजिएगा। सारा बिहार जान रहा है। मैं जानता हूँ कि इनको बहुत टफ चीजें बताने जा रहा हूँ, वो दिक्कत होगी। सौरभ भाई, आप राजद और कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं, नहीं, और आप ये पॉलिटिकली भी कर रहे हैं। बिहार में पॉलिटिकली भी आप राजद और कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस की बैटिंग कर रहे हैं? बिल्कुल, ये तो राजद और कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। राजद और कांग्रेस का नया एलाई है ये। राजद और कांग्रेस, कोई कहता है आपके लिए बैटिंग कर रहे हैं, कोई कहता है बिहार में। देखो ये वाला खेल, इनका कह रहा हूँ कि राजद और कांग्रेस बैटिंग कर रहे हैं। देखिए कुमार सौरभ जी, इस वक्त आपकी पार्टी का हाल वो है जो एक समय में ओवैसी साहब का भी होता था। उन्हें कहते थे बी टीम, कभी बीजेपी की बी टीम, कभी इंडिया गठबंधन के लिए बी टीम। ये हर उस आदमी से, ये हर उस शख्सियत से सवाल करते हैं। ठीक है, एक बार कुमार सौरभ जी को बोलने दीजिए ना। कुंतल जी, एक मिनट बोलने तो दीजिए, वो कोई पॉइंट दे रहे हैं, वो एक बात रख रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। बोलिए कुमार सौरभ जी, बोलिए। तू मैं में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब मैंने फैक्ट्स कोट करना शुरू किया तो देखिए कैसे दिक्कत होने लगा। फैक्ट्स बताइए भाई। कोई बात नहीं, 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप फेडर डाउन नहीं करेंगे इनका, बोलिए भाई, बोलिए।
ऐसा है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे थे, बहुत बढ़िया बात है। उसकी सारे रिपोर्ट को मैं कोट भी नहीं कर रहा हूं, इनके अपने रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं कि 20 वर्ष से कम आपके मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के फिर से उम्मीदवार वो बाद में तय होगा, बात की बात है। आप तो रहे हैं ना शासन में, कैसे 2.6% मात्र लोग बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोग मात्र 2.6% हैं जो 12वीं पास कर रहे हैं। मात्र 3% मुस्लिम ऐसा है जिसके पास भूमि है बिहार में। स्वास्थ्य की सेवाओं में आज सबसे ज्यादा जो निचला स्थिति है, रोजगार में मात्र 1.6% मुस्लिम बिहार का है जो रोजगार है जिसको। हाँ, और ये दो भैया बता चुके हैं कि शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, किसी के लिए कोई जगह नहीं है, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। नीतीश कुमार जी का ये रिपोर्ट है भाई, मुस्लिमों के रहनुमा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कैसे 2.5% लोग ही भैया जब पास कर रहे हैं तो वो नौकरी में कैसे बैठेंगे सुचरिता जी? मुझे ये समझाइए कि जब 2.5% लोग 12वीं पास कर रहे हैं तो वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है क्या? मुझे समझा दो भाई। उत्तर जी जल्दी से जवाब दीजिए, मेरे पास समय नहीं है। उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पोज किया है, जल्दी से। हाँ। ये तो बैटिंग ही कर रहे हैं ना कांग्रेस और राजद के लिए। सौरभ भाई ये भी बता दें कि 2005 में 23,000 करोड़ का बजट था, आज 3,17,000 करोड़ का बजट है। एम्स जो खुले हैं ना उसमें हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं। IIT ट्रिपल IIT में हिंदू मुसलमान दोनों पढ़ते हैं। हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज खुल रहा है वो सबके लिए खुल रहा है। सौरभ भाई आप ये भी बता दें, आप ये भी बता दें, आप तो राजद और कांग्रेस के लिए ही। देखिए मैं ये जानती हूँ कि बिहार की राजनीति में जाति को हटाकर किसी चुनाव की कल्पना करना ये आसान काम नहीं है, या फिर मैं कहूँ अभी तो ये नामुमकिन है। लेकिन उसी के साथ साथ उस जाति प्रतिनिधित्व के बीच में कौन बिहार के लोगों के लिए काम कर पा रहा है, या फिर कम से कम लोग सोच रहे हैं कि काम करेगा आने वाले समय में, उसका ही फैसला 14 तारीख को होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH